नमस्कार एस्पिरेंट्स। 4 सितंबर के न्यूज टुडे अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रमुख खबरों में पहली खबर बात कर रही है जीएसटी संबंधी सुधारों की। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी परिषद की बैठक होती है और उस बैठक में जीएसटी दरों संबंधी कुछ सुधार की बात की गई और इन सुधारों को अगली पीढ़ी के सुधारों का नाम दिया जा रहा है। साथ ही महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत घोषित की गई है, जिसके चलते यह योजना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्कूलों के साथ सह स्थिति या को लोकेशन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 जारी किए गए और दादा भाई नारोजी की आप देखोगे 200वीं जयंती मनाई जा रही है, इसलिए दादा भाई नारोजी का क्या योगदान रहा है उसे जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यह है आज की प्रमुख खबरें। इसके अलावा अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो इक्विटी डेरिवेटिव, कॉफी, गिद्ध, भारतीय शीशम या ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये सारी संक्षिप्त सुर्खियां रही जो चर्चा में रही है। तो एक एक करके हम सभी प्रमुख खबरों को कवर करेंगे और संक्षिप्त सुर्खियों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर जो जुड़ी हुई है जीएसटी सुधार से। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में जीएसटी के संदर्भ में कुछ व्यवस्था रही जिसमें सुधार किए गए हैं, जिसके चलते जीएसटी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि मैं सुधारों की बात करूं और किस किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं इसकी बात करूं, उससे पहले संक्षिप्त में हम जीएसटी क्या है, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। हम सब इस बात से परिचित हैं कि संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से 2016 में हम जीएसटी व्यवस्था को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये है एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। उद्देश्य क्या था, हमारे यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, जिसके चलते वन नेशन वन टैक्स की जो हमारी संकल्पना है वो बाधित हो रही थी। तो इसी संकल्पना को साकार करने के लिए 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। जब कराघात और करापात अलग अलग बिंदु पर हो, यानी जिस व्यक्ति पर कर लगे वो करके बोझ का वहन ना करे अपितु किसी अन्य पर टाल दे। जैसे जीएसटी के मामले में आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, जिन भी सेवाओं का लाभ लेते हैं, अगर कभी ध्यान से आपने बिल देखा होगा तो आपकी जो बिल अमाउंट है उसके साथ जीएसटी भी शामिल होता है। तो ये जीएसटी जो सेवा प्रदाता है या जो वस्तु प्रदाता है वास्तव में पे कर रही है कौन, वो, लेकिन ये लिया किससे जा रहा है, मेरे आपके जैसे आम उपभोक्ताओं से। तो यानी यहां पर कर लगाया किसी और पर जा रहा है और कर की राशि का भुगतान कोई और कर रहा है। इस प्रकार के कर को हम अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। तो भारत में अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लग रहे थे। उन अप्रत्यक्ष करों को संगठित करने का कार्य करता है जीएसटी। लेकिन अगर कभी भी कोई कहे कि जीएसटी ने सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को खुद में समाहित कर लिया, तो उत्तर है नहीं। कुछ ऐसे कर या कुछ ऐसी वस्तुएं भी रही जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। जैसे आप सब जानते हैं कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को अभी भी हमने जीएसटी के तहत शामिल नहीं किया है, उसके अपने कारण हैं। अगर आप में से कोई जानता है कि क्यों हमने शामिल नहीं किया तो आप कारण कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगता है, साथ ही अल्कोहल पर जो टैक्स है ना, नेचुरल गैस या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इत्यादि, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जो टैक्स है उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये है मोटी मोटी जीएसटी की व्यवस्था। अगर आप और जानते हैं कि कुछ और ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है तो वो भी आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये है जीएसटी की व्यवस्था जिसका कोर रहा वन नेशन वन टैक्स। लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या भारत में जिस जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया वो इस संकल्पना को साकार कर पाया? तो कई विशेषज्ञों का कहना है ऐसा नहीं हुआ। कारण है हमारे यहाँ
एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है। अगर जीएसटी स्लैब्स की मैं बात करूं तो भी कोई सिंगल स्लैब नहीं रही। आपने सुना होगा 5% की स्लैब से कुछ चीजों पर जीएसटी लगता है, कुछ पर 12%, कुछ पर 18% और कुछ पर तो 28% की दर से जीएसटी लगता है। तो यही जो एक राष्ट्र एक टैक्स की संकल्पना को साकार हम करना चाह रहे थे, वो जीएसटी के माध्यम से कुछ हद तक हुई, लेकिन पूर्णतः नहीं हुई। तो इसी संकल्पना को साकार करने की दिशा में अब एक कदम उठाया गया है, इसीलिए इस कदम को नई पीढ़ी का सुधार कहा जा रहा है। जो कदम है उसमें प्रमुख बात यह है कि जो 4 अलग अलग टैक्स स्लैब्स थी उनको कट करके अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब हमारे यहाँ काम कर रही हैं, या 22 सितंबर से जो नए नियम लागू होंगे तब से 2 टैक्स स्लैब रहेंगे, एक 5% की और दूसरा 18% की। 12% और 28% की जो जीएसटी टैक्स स्लैब रेट थी उसे हटा दिया गया। यही जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के सुधारों को मंजूरी दी। 56वीं बैठक में जीएसटी संरचना में काफी सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना को साकार किया जा सके और साथ ही आम लोगों पर जीएसटी टैक्स के बोझ को कम किया जा सके, और साथ ही जिन क्षेत्रकों को सरकार चाहती है इकोनॉमी में प्रमोट करना, कम टैक्स के साथ उन क्षेत्रकों को भी प्रमोट कर पाए। इसलिए हम आज जो है जीएसटी बैठक के क्या नतीजे रहे उनके बारे में बात करेंगे। तो ये था टॉपिक का ओवरव्यू। चलिए हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में ये टॉपिक कहां से जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 में तो भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाना, प्रगति, विकास, ये सबसे पहली यूनिट है जहां हम इस टॉपिक को खोज सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, जीएसटी व्यवस्था ने संघीय ढांचे को भी प्रभावित किया, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को भी प्रभावित किया। इसलिए जीएसटी जीएस पेपर 2 संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां इस पेपर की इस यूनिट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने अगर करंट अफेयर को फॉलो किया है तो देखा होगा कि कोविड के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों में तनातनी की स्थिति बनती है, और कारण क्या था? जीएसटी कंपनसेशन। तो इसने संघीय ढांचे को भी प्रभावित किया है और अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित किया ही किया है। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी का टॉपिक कवर करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर की कि क्या आखिर जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक रही उसके नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नतीजा तो मैंने क्या बताया जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 2 दर वाली कर स्लैब संरचना। पहले क्या थी? 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्या किया गया? सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रहेंगी, एक रहेगी 5% की और दूसरी रहेगी 18%। 5% मेरिट, क्योंकि उसमें उन चीजों को शामिल किया गया है जो बेसिक हैं, असेंशियल हैं, और दूसरी को स्टैंडर्ड कहा गया है। यानी 12 और 28% की जो स्लैब अब इसे समाप्त कर दिया गया है, और जैसा मैंने अभी बताया था ये नए सुधार लागू हो जाएंगे 22 सितंबर 2025 से। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि कहां कहां क्या क्या बदलाव किया गया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जो है उन्हें सस्ता किया गया है, जैसे दूध, पनीर, चपाती, पराठे, इस प्रकार की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, या मोटा मोटा वो शून्य जीएसटी के दायरे में आएंगी। इसके अलावा जो टॉयलेटरीज हैं, जिन्हें प्रसाधन सामग्री कहते हैं, हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब क्या है? प्रसाधन सामग्री के तहत आता है। तो प्रसाधन सामग्री पे जहां पहले मोटा मोटा 18% की दर से जीएसटी लगता था, अब इसे कम करके कितना कर दिया है? 5%। दवाइयां या मेडिकल से जुड़े हुए जो उपकरण है, जैसे ग्लूकोमीटर, जैसे थर्मामीटर, ये सारी चीजें पहले 12 या कुछ चीजें 18% की जीएसटी टैक्स स्लैब में आती थी, अब कितने में आ गई हैं? 5% की जीएसटी टैक्स स्लैब में आ गई हैं। साइकिल या कृषि उपकरण जैसे कि आप हल्के थ्रेसर जो है, ट्रैक्टर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, थ्रेसर, आप देखोगे कि ड्रिप इरिगेशन वाले नोजल इत्यादि ऐसे बहुत सारे कृषि उपकरण हैं जिन पर भी अब जीएसटी की दर को तर्कसंगत करके क्या कर दिया है? 5%
कर दिया है। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से आइटम है जो शून्य जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं और कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी की दर को 5% रखा गया है। कंज्यूमर या उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली क्योंकि कंज्यूमर गुड्स पर भी जो जीएसटी की दर थी, कंज्यूमर गुड्स कैसे, जैसे छोटी कारें हैं, है ना, आप देखोगे टीवी है, एसी है, घरेलू उपकरण इत्यादि हैं, उन पर पहले जीएसटी 28% की स्लैब रेट में लगता था। अब ये कम होकर कितना हो गया है, 18%। इवन अगर मैं कंज्यूमर गुड्स में कार पर या ऑटोमोबाइल सेक्टर पर स्पेसिफिकली बात करूं तो पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड, सीएनजी बेस्ड जो कार थी पहले 28% की दर से उन पर जीएसटी लगता था, अब ये कम होकर कितना हो गया है, 18%। और एक बड़ा बदलाव जिसकी पहले से भी अनुमान था, बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सभी जीवन बीमा पॉलिसी एवं स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसीज को जीएसटी से छूट दे दी गई है। तो इस प्रकार के प्रमुख बदलाव किए गए। अच्छा, जो सिन गुड हैं या जिन्हें डीमेरिट गुड कहा जाता है, ये कौन सी गुड्स हैं जो समाज के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जैसे तंबाकू या उससे जुड़े हुए उत्पाद, जैसे एरिनेटेड ड्रिंक, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के नाम से या जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो सिन गुड या डीमेरिट गुड्स हैं या लग्जरी कार्स इत्यादि हैं, उन पर जीएसटी की दर को बढ़ाकर, पहले 28% था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी एक बदलाव जो आप देख पा रहे हो, ऐसी वस्तुएं जो आम उपभोक्ता से जुड़ी हुई हैं, जो जीवन के लिए जरूरी हैं, उन चीजों के लिए जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है और जो लग्जरी आइटम है, जो सिन गुड हैं, जो डिमेरिट गुड्स हैं, उनके लिए जीएसटी की दर को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अगर ये जो जीएसटी दरों में उतार चढ़ाव किया गया है, इसका मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है, कृषि क्षेत्र को हुआ है। क्यों? क्योंकि कृषि मशीनरी और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, दोनों को ही लाभ होगा। फर्टिलाइजर में भी आप देखोगे कि उर्वरक बनाने के लिए जो इनपुट यूज होती हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देखोगे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इन इनपुट्स पर जहां पहले 18% की दर से जीएसटी लगता था, अब इस दर को क्या कर दिया गया है, 5%। यानी सरकार कृषि क्षेत्र को रियायत देकर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी प्रमोट किया गया है। जहां पहले 28% की दर से जीएसटी था, अब 18% की दर से। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर भी जीएसटी दरों को कम किया गया है। तो यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक, है ना, और आम उपभोक्ता वर्ग, ये सारे ऐसे क्षेत्रक या वर्ग रहे जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं, उनसे सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। साथ ही हमारा जो टैक्स सिस्टम है, लंबे समय से उसमें कमी अनुभव की जाती थी। इस कमी को हम नाम देते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? मैं किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो आगत या इनपुट खरीद रही हूं, उस पर टैक्स की रेट अधिक है, और जो मैं उसमें वैल्यू ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट, जिसे मैं निर्गत या आउटपुट कहूंगी, उस पर टैक्स की रेट कम है। तो इसी को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सामान्य शुल्क संरचना क्या होनी चाहिए कि आगत या कच्चा माल इत्यादि जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कर कम हो और निर्मित उत्पाद पर कर ज्यादा हो। यह है सामान्य शुल्क संरचना। जब इससे उल्टा हो, यानी रॉ मटेरियल इनपुट पर टैक्स अधिक हो और आउटपुट पर टैक्स कम हो, तो इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। पॉलिसी सर्कल्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, संचय वृद्धि हो जाती है। अब आप सुन रहे होंगे कि ये क्या कह दिया मैंने। देखिए, जीएसटी की संरचना आपने पढ़ी है ना, उसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है अर्थ पढ़ा होगा। ये होता कैसे है, ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैंने
कुछ भी इनपुट खरीदी जिसे मुझे प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। मैंने इनपुट खरीदी तो इनपुट के लिए जो मैं भुगतान कर रही हूँ उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं जो टैक्स अमाउंट है उसे पे कर दिया। मान लीजिए जो मैंने इनपुट खरीदी उसमें मैंने टैक्स अमाउंट पे कर दी 100 रुपए के बराबर, जो सरकार के पास चली गई है, जीएसटी के तहत चली गई है। लेकिन जो मैं अंतिम उत्पाद बेच रही हूं उसके माध्यम से मुझे जो जीएसटी प्राप्त हुआ वो मात्र कितना हुआ, 70 रुपए। यानी मैंने ऑलरेडी 100 रुपए भुगतान कर दिए हैं, लेकिन जो आउटपुट थी उस पर टैक्स की रेट कम थी, इसलिए जीएसटी के तौर पर जो मुझे मिलेगा वो मात्र कितना मिलेगा, 70 रुपए। तो यही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था है ना, कि आप 70 रुपए एडजस्ट कर दीजिए, बचे हुए 30 रुपए हैं जो सरकार आपको लौटाएगी। लेकिन देखा क्या गया कि इस तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत सरकार के पास बहुत सारा ऐसा जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनका पैसा जमा हो जाता है जिसे एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम दिया गया है। इसके कारण अगर मैं एक कंपनी बिजनेस चला रही हूं तो मुझ पर क्या प्रभाव होगा, देखिए मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, मुझे सैलरी देनी है ना, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। अब अगर मेरा पैसा सरकार के पास चला गया, सरकार के हाथों में चला गया और वो समय पर मुझे मिल भी नहीं रहा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल प्रभावित हो जाएगी, मेरे कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की व्यवस्था को भी सही करने की बात की गई है। जरा सोचिए, यहां पर इन्वर्टेड ड्यूटीज ना होती, 100 रुपए मैंने इनपुट पर दिए, आउटपुट पर मुझे 120 रुपए मिले, तो 100 तो ये एडजस्ट हो जाएंगे, 20 रुपए फिर मुझे सरकार को पे करने थे, ना कि मेरे पैसे सरकार के पास इकट्ठे होते। तो इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करने की कोशिश की गई है। दो चीजें की गई हैं, एक तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पर अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं रहेगा, जिसमें ध्यान से सुनना, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर। टेक्सटाइल में क्या है, देखिए जो फाइबर है, फाइबर पर जीएसटी की रेट है 18%, यानी जो रेशा बनता है उस पर है 12%। और आपने अगर कभी शॉपिंग की और ध्यान दिया तो 1000 से कम का कोई आप वस्त्र खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी की रेट क्या है, 5%। यानी फाइबर, उससे बनता है रेशा, रेशे से बनता है फैब्रिक, वस्त्र, वस्त्र पर जीएसटी की रेट कम है और इनपुट पर ज्यादा है। तो इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। ओवरऑल 5% की जीएसटी रेट सभी पर रखने की बात की गई है। साथ ही फर्टिलाइजर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्टिलाइजर में अमोनिया, नाइट्रिक जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उन पर जीएसटी की रेट थी 18%। और फाइनल आप देखोगे फर्टिलाइजर जो बन रहे हैं हमारे, उन पर जीएसटी की रेट है 5%, यानी इन्वर्टेड ड्यूटी। इसे भी सही करने की बात जीएसटी काउंसिल के द्वारा कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जितना अभी तक एक्यूमुलेटेड आईसीटी है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते, उसे भी हम धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से कंपनियां, उद्यम जिसका जितना क्लेम बनता है उन्हें दे देंगे, ताकि उनके हाथ में वर्किंग कैपिटल आए और अपना काम वो तेजी से शुरू करें। तो ये सारे सुधार हैं जिनकी बात 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात किसके बारे में है, जीएसटी एपुलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। इसकी बात तो की गई थी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, जो कहता है कि जीएसटी से जुड़े हुए मामलों के निपटान के लिए जीएसटी एपुलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2024 में हमने इस प्रकार की अथॉरिटी की व्यवस्था की। 2024 में हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा इस जो है एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी आप कहें उनकी नियुक्ति की गई, लेकिन अभी तक इसने काम करना शुरू नहीं किया। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने कहा कि जल्द ही ये मामले लेना शुरू कर देंगे, अपील के लिए इनके पास जो मामले आएंगे, और दिसंबर के आसपास ये मामलों का निपटान करना भी शुरू कर देंगे। यानी 2017 सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से हमने जिस एपिलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की, अब बात की, वो वास्तव में अब कार्य करना शुरू करेगी। तो यह प्रश्न भी हमारे लिए सोचने का है। चलिए, तो ये सारी बातें हैं जिन पर सहमति बनी जीएसटी काउंसिल की बैठक में। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि आखिर ये जीएसटी काउंसिल होती ही क्या है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, देखिए 101वें संविधान संशोधन से हम जीएसटी की व्यवस्था करते हैं और संविधान में एक अनुच्छेद
279A शामिल करते हैं, जो बात करती है जीएसटी परिषद की। तो कभी पूछा जाए जीएसटी परिषद किस प्रकार का निकाय है, तो एकदम आत्मविश्वास के साथ कहना है संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है और अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा। अब जीएसटी की कर की दरें निर्धारित करनी है या कोई भी नीतिगत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर निर्णय लिया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय हेतु 3/4 मेजॉरिटी की आवश्यकता है, यानी 75% वोट जब किसी मामले के पक्ष में पड़ेंगे तभी वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। लेकिन अगर मैं बताना चाहूं कि केंद्र और राज्य दोनों के वोटिंग राइट कितने हैं, तो आप देखोगे कि कुल वोटिंग राइट्स का 2/3 यानी 66% किसके पास है, केंद्र के पास है। 1/3 यानी 33% के आसपास किसके पास है, ये राज्य के पास है 2/3, और 1/3 किसके पास है, केंद्र के पास है। यानी 75% के बिना कोई मामला क्लियर नहीं होगा। और 75% सहमति या बहुमत के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार की सहमति हो। तो मोटा मोटा क्या है कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना जीएसटी परिषद किसी भी मामले को अंतिम रूप नहीं दे सकती। तो ये है जीएसटी परिषद की चर्चा। अब पूरा आर्टिकल एकदम ब्रीफ, मीटिंग हुई इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मीटिंग में जो प्रमुख सुधार किए गए, एक तो जीएसटी दरों को तर्कसंगत किया गया। अब मात्र 5% और 18% की जीएसटी जो है रेट्स काम करेंगी। 18% और 28% को हटा दिया गया। हाँ, जो सिन गुड्स हैं उनके मामले में 40% जीएसटी लगेगा। क्लियर है। साथ ही दूसरा सुधार ये किया गया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ मामलों में समाप्त किया जाएगा, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते सरकार के पास बिजनेसेस का जो पैसा फंस गया है उसे भी तेजी से रिलीज किया जाएगा। और साथ ही बात की गई है कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी जल्द ही निकट भविष्य में कार्य करना शुरू कर देगी। तो ये ऐसे सारे मामले हैं, ये ऐसे सारे सुधार हैं जिन्हें काफी प्रगतिशील या नई पीढ़ी के सुधार के नाम से जाना जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अब से पहले यूपीएससी ने इन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। देखते हैं। जीएसटी, छिलका उतरा हुआ अनाज, मुर्गी के अंडे, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन युक्त सामग्री कौन से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया 2018 में, लेकिन जीएसटी के तहत किस जो है रेट के तहत कौन सा आइटम होगा, किन्हें छूट प्राप्त होगी। ये नियम जब भी जीएसटी काउंसिल बैठती है तो उसमें बदलाव आता रहता है। तो जरूरी नहीं कि इसका उत्तर जो 2018 में था वो 2025 में भी हो, लेकिन हाँ आपको इंसाइट जरूर मिलती है या मिल सकती है कि देखिए जहां दरों में बदलाव किया गया है वहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए कहाँ कितनी जीएसटी रेट रखी गई है उस पर अपनी नजर बनाकर रखनी है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो उन अप्रत्यक्ष करों को गिनवाइए जो जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। एक सरल सा प्रश्न है, जीएसटी सुधार होते हैं तो मुख्य परीक्षा 2019 में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया। बेसिक प्रश्न है। जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो लिखकर भेजेंगे कि अगर आप इसे अटेम्प्ट करते तो कैसे अटेम्प्ट करते। पहले प्रश्न पूछा गया सीधा, लेकिन 2020 में प्रश्न थोड़ा सा बदल गया और इसमें करंट अफेयर का टच आ गया। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित कैसे किया और नए संघीय तनाव को उत्पन्न किया है, इसकी भी चर्चा कीजिए। अब यहां पर 2020 में जीएसटी पर प्रश्न इसलिए बना क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तनाव की स्थिति में आती हैं, जिसके चलते ये प्रश्न बना। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है तो क्या आपकी स्ट्रक्चरिंग रहेगी, कौन से की पॉइंट्स रहेंगे, इन पर विचार करना है और अगर समय मिलता है तो कमेंट में इनको लिखकर भेज देना है। ये था आज का हमारा पहला प्रमुख आर्टिकल जो जीएसटी में नए पीढ़ी के जो सुधार किए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल जो बात कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स की या महत्वपूर्ण खनिजों की। चर्चा में क्यों है? क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग के लिए एक इंसेंटिव योजना की घोषणा कैबिनेट के द्वारा की गई है, या कैबिनेट के द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन योजना है उसको मंजूरी दी गई है, जिसके चलते आज हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे। साथ ही ये जो योजना है जो क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज करने की बात करती है, क्या ये योजना अलग थलग योजना है? तो उत्तर है नहीं। इस योजना की शुरुआत की गई नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा बजट 2024-25 में की गई और इसके बाद हमने जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को शुरू किया। पहले इस मिशन के बारे में ही जान लेते हैं। मिशन का उद्देश्य क्या था? 24-25 से लेकर 30-31 तक हमें क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को स्थायित्व की स्थिति में लाना है। हम कैसे कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को स्थायी? हम घरेलू स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। विदेशों में क्रिटिकल मिनरल हमें जहां मिले इस प्रकार की असेट्स का अधिग्रहण हम कर सकते हैं। हम R&D बढ़ा सकते हैं। हम मानव क्षमता में संवर्धन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हमें क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता को सुनिश्चित करना है। अब क्यों ये आपूर्ति श्रृंखला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है अभी मैं बताती हूँ, लेकिन अभी हम देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। तो इन सारे उद्देश्यों से ये मिशन शुरू किया गया। इसमें आप देखोगे कंप्लीट जो हमारी मूल्य श्रृंखला का मतलब आप देखोगे कहीं से आप अन्वेषण कर रहे हो, फिर आप खनन करते हो, फिर प्रोसेस करते हो, आप उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करते हो, उसके बाद जो है उद्योगों में उन चीजों का जहां जहां उस मिनरल की आवश्यकता इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब जहां जहां उस मिनरल का इस्तेमाल हुआ था वहां से रिसाइकलिंग के माध्यम से हम उस मिनरल को वापस निकालें, तो मतलब पूरी जो वैल्यू चेन है, पूरी वैल्यू चेन में हमें सभी चरणों को कवर किया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। यानी खनिज का अन्वेषण, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण, और जब उत्पाद एंड ऑफ लाइफ पर जाए यानी उनका जीवन, बैटरी है तो बैटरी खत्म हो गई, व्हीकल में अगर यूज हुआ, कहीं भी यूज हुआ, तो अगर वो काम करने लायक नहीं बचे तो उसे क्या कहा जाएगा? एंड ऑफ लाइफ। तो यहां से हमें रिसाइकिल करके भी पुनः क्रिटिकल मिनरल प्राप्त करने हैं। तो खनन के माध्यम से भी और रिसाइकलिंग के माध्यम से भी हमें क्रिटिकल मिनरल प्राप्त करने हैं, उनकी प्रोसेसिंग भी करनी है। यानी वैल्यू चेन के जितने भी चरण हैं उन सब पर बात करता है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब आपने सुना कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। अब दो प्रश्न बनना यहां पर स्वाभाविक है अगर आप जिज्ञासु विद्यार्थी हैं तो। सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल होता क्या है, और दूसरा ये आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता? इसका मतलब क्या है कि देखिए, भारत को जहां से भी क्रिटिकल मिनरल मिलते हैं वहां से मिलते रहें। ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारी आवश्यकता अनुरूप हमें क्रिटिकल मिनरल मिले ही ना, तो इसे कहेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर है। और अगर मिल जाए जितनी हमें आवश्यकता है, कोई व्यवधान ना हो, तो हम कहेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला स्थिर या व्यवस्थित है। क्लियर है? तो क्यों ये स्थिरता महत्वपूर्ण है और क्रिटिकल मिनरल होते क्या है? देखिए, क्रिटिकल मिनरल को क्रिटिकल मिनरल कहने के दो आधार हैं। एक तो आर्थिक महत्व प्लस आपूर्ति। देखिए, वो मिनरल जिनका अत्यधिक आर्थिक महत्व है वो तो अधिकांश हमें मिनरल्स का देखने को मिलता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स को बाकी मिनरल से अलग क्या बनाता है? आपूर्ति की व्यवस्था। आप देखोगे
हमने भारत के लिए 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया। आधार क्या था? देखिए, आर्थिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही है ये जो क्रिटिकल मिनरल्स। आप देखोगे डिफेंस सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, आप देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्र या चिप निर्माण इत्यादि में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। आर्थिक महत्व तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी आपूर्ति में व्यवधान है। भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स के बहुत ज्यादा स्रोत है नहीं, और जिन राष्ट्रों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते वहां से भविष्य में हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिल पाएंगे, इस बात को लेकर हम आश्वस्त नहीं हो सकते। तो आपूर्ति की क्या स्थिति है और आर्थिक महत्व क्या है, दोनों का आंकलन लगाकर कोई भी राष्ट्र अपने लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सूची तैयार करता है। भारत ने अपने लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर मैं आपूर्ति की व्यवधान की बात करूं तो कुछ आंकड़े सुनिए। आप देखोगे कि जो क्रिटिकल मिनरल है, जैसे कोबाल्ट, कॉपर इत्यादि है, या रेयर अर्थ मटेरियल भी आपने सुना होगा, उनके उत्पादन के लगभग 60% पर चाइना का नियंत्रण है। और अगर क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग की बात की जाए तो 80% तक प्रोसेसिंग सिर्फ चाइना पर हो रही है, चाइना में हो रही है। अब भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ इस प्रकार के रहे हैं कि भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अगर चाइना पर ज्यादा निर्भर होता है और भविष्य में चाइना के द्वारा आपूर्ति को बाधित कर दिया जाता है, तो भारत का तो डिफेंस, अंतरिक्ष, रिन्यूएबल एनर्जी, चिप निर्माण, ये सारे सेक्टर प्रभावित हो जाएंगे। और चाइना भविष्य में क्या करेगा? चाइना ने ऐसा किया भी है। रेयर अर्थ मैग्नेट आपने पिछले काफी समय से समाचारों में पढ़ा होगा। चाइना ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल की जो आपूर्ति थी उसे बाधित कर दिया, है ना। अब भारत को ही नहीं, चाइना ने अमेरिका के साथ भी ऐसा किया। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल वाहनों में होता है, जिससे वाहन निर्माण प्रभावित हो गया। यानी चाइना इस प्रकार के रेयर अर्थ मटेरियल या फिर क्रिटिकल मिनरल्स को ट्रेड वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है ना। साथ ही अगर मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करूं तो आप देखते हैं कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिनके मामले में डेमोक्रेटिक जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो का बड़ा नियंत्रण है। 70% के आसपास आप देखोगे कि जो कोबाल्ट है उसके आपूर्ति को वो नियंत्रित करता है। यानी कुछ ही राष्ट्रों में अत्यधिक संकेंद्रित है ना, जिससे अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या किसी कारण से इनसे हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो हमें आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हम बार बार आपूर्ति श्रृंखला के स्थायित्व की बात कर रहे हैं, और इसी आपूर्ति श्रृंखला के स्थायित्व को लेकर हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की। और हमने कहा कि हम सिर्फ अब नया खनन नहीं करेंगे, अपितु जो ऑलरेडी है उसे भी हम रिसाइकिल करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ क्या हो पाए, क्रिटिकल मिनरल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए और किसी अन्य देश पर हमें निर्भरता को हम अपनी को कम कर पाए। तो नई खनन प्रक्रियाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की बजाय हमें क्या करना है, भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला को स्थायी बनाना है, और स्थायी बनाना है तो रिसाइकलिंग पर भी हमें काम करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। अब आगे जो जानकारी है वो अत्यधिक आप पाएंगे कि तथ्यात्मक प्रकार की जानकारी है। क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ये जो योजना शुरू की गई उसका वित्तीय परिव्यय कितना है, 1500 करोड़। 6 वर्ष की अवधि यानी 25-26 से लेकर 30-31 तक के लिए इस योजना की शुरुआत या इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। अब इसमें हम रिसाइकिल कहां कहां से करेंगे, तो आप देखोगे कि कोई भी ई अपशिष्ट है जहां से हमें क्रिटिकल मिनरल मिल जाए। लिथियम आयन बैटरी जो स्क्रैप बन गई, मतलब उनका जीवन समाप्त हो चुका, वो स्क्रैप बन चुकी हैं, वहां से अगर हमें क्रिटिकल मिनरल मिल पाए। साथ ही एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी ऐसे व्हीकल जिनका जीवन समाप्त हो चुका है, यानी अब वो रोड पर चलने लायक नहीं है। आपको पता है व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं। क्या करते हैं ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित होने वाले विषाक्त पदार्थ, उनको कम विषाक्त पदार्थों में बदलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब को वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल में बदल देते हैं। तो अगर यहाँ से भी हमें कोई क्रिटिकल मिनरल रिसाइकिल होकर मिल रहा है तो इन सारे स्रोतों से हम रिसाइकिल करेंगे, ऐसा इस इनिशिएटिव में कहा गया है। अच्छा, जो रिसाइकिल करने का काम करने वाली यूनिट्स होंगी,
किस प्रकार की यूनिट्स होंगी, क्या उनको लाभ मिलेगा? तो बड़ी छोटी दोनों यूनिट्स हो सकती हैं, स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। अच्छा, छोटी संस्थाओं को ज्यादा यहां पर जो है बेसिकली सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। अच्छा, प्रोत्साहन क्या है? अगर आप समय पर उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी या अन्य प्रकार के उपकरण सब खरीदते हैं, इन पर किए गए खर्च को हम क्या कहते हैं? सबको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं ऐसी कोई यूनिट लगाऊं जहां से क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग करूं और उस यूनिट को लगाने के लिए मशीन, उपकरण, है ना, इन सब चीजों पर जो भी खर्च होगा उसका 20% तक सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ पूंजीगत खर्च में नहीं, बल्कि अगर आपने अपनी बिक्री को बढ़ाया है तो जो आपकी वर्किंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वर्किंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन क्या आपने लोगों को लगाया, सैलरी दे रहे हो, रॉ मटेरियल इत्यादि खरीद रहे हो, तो कहना है सरकार का कि आपकी वर्किंग परिचालन व्यय के लिए भी आपको सब्सिडी मिलेगी। या वित्त वर्ष 26-27 से वित्त वर्ष 30-31 तक जो दूसरा वर्ष होगा उसमें आपके परिचालन व्यय की 40% और 5वें वर्ष में 60% तक प्रदान की जा सकती है। लेकिन ध्यान किस पर दिया जाएगा कि जो सरकारी सहायता है या जो आप इनिशिएटिव शुरू कर रहे हो उससे आपकी बिक्री बढ़नी चाहिए। तो आप देखोगे वर्किंग कैपिटल और आप देखोगे जो है पूंजीगत एक्सपेंडिचर, दोनों के मामले में यहां पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के तहत क्या प्रोत्साहन की कोई सीमा है? तो अंतिम सीमा भी निर्धारित की गई है। अंतिम सीमा क्या है? बड़ी संस्थाओं के लिए कुल प्रोत्साहन 50 करोड़ रुपए और छोटी के लिए 25 करोड़ होगा। और लाभ हमें क्या होगा कि 270 किलोटन वार्षिक हमारी पुनर्चक्रण या रिसाइकिल करने की क्षमता विकसित होगी और अनुमान है कि वार्षिक आधार पर 40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिज हमें रिसाइकलिंग के द्वारा मिल जाएंगे। साथ ही सरकार अगर इस तरह का प्रोत्साहन दे रही है तो ये भी संभव है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो क्षेत्रक है उसमें निवेश भी आकर्षित हो। तो 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हो सकता है और 70,000 लोगों को जो है या 70,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये सारे लाभ हमें दे सकता है ये एक इनिशिएटिव जिसका नाम है महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना। तो इस आर्टिकल से ये जानना है कि जुड़ा हुआ कहां से? जब क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करें तो ये इकोनॉमी है ना, जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसमें जानना क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, क्यों क्रिटिकल मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, इसमें आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, नेशनल जो है क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है और उसके तहत शुरू की गई महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना क्या है। तो सीधी सी बात है, ये वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई योजना है। छोटे बड़े सभी प्रकार की यूनिट्स को इसमें लाभ मिलेगा और लाभ आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 20% और अगर आप बिक्री बढ़ा पा रहे हैं तो जो आपका वर्किंग एक्सपेंडिचर है अलग अलग समय में उसका भी अलग अलग प्रतिशत, एक समय में 40% फिर 60% तक आपको मिल सकता है। और आप लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप है या अन्य ये अपशिष्ट है या फिर कैटालिटिक जो हमारे कन्वर्टर्स हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं है ना, वहां से भी जिनको हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स का नाम देते हैं, यहां से भी आप रिसाइकल कर सकते हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस योजना के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स काफी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में तो यूपीएससी ने इर्द गिर्द इस बार भी प्रश्न पूछा है। अच्छा, आने वाले समय में मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का सिर्फ आर्थिक महत्व नहीं है बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति एक कूटनीतिक मुद्दा भी बन चुका है कि कुछ ही देशों के पास संसाधन है और वो मनमाने ढंग से आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में भी आने वाले वर्षों में प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए देखते हैं 25 में क्या प्रश्न पूछा गया। कुछ कथन है जिन पर विचार करना है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक देश के रूप में सम्मिलित हो गया है, क्या ये सही है? भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। देखिए एक साधारण सी बात,
क्रिटिकल मिनरल्स हैं ही वो जिनकी आपूर्ति की स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो, तो साधन संपन्न होंगे तो वो क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल होंगे ही नहीं। संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस जो है संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी देने हेतु केंद्रीय सरकार को जो है अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो 2025 का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स में लिखकर भेज देना। देखिए सरकार क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कितना जो है गंभीर है। कुछ समय पहले सरकार के द्वारा कुछ माइनर प्रकार के मिनरल थे जिन्हें गौण मिनरल कहते हैं, जिनके मामले में जो है व्यवस्था को राज्य सरकारें देखती हैं। तो कुछ जो गौण मिनरल्स थे उनको मेजर मिनरल या प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका इत्यादि। क्यों? क्योंकि वो मिनरल जिन चट्टानों से मिलते हैं उनमें कुछ मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स भी होते हैं। तो राज्य सरकारी व्यवस्था देख रही है तो क्रिटिकल मिनरल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो केंद्र ने इन्हें अपने यानी प्रमुख खनिजों के कैटेगरी में शामिल करवा दिया, ताकि जब इनका खनन हो तो क्रिटिकल मिनरल्स व्यर्थ ना हो, इस चीज को भी हम सुनिश्चित कर पाए। तो एक के बाद अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों का स्कूलों के साथ सह स्थिति या को लोकेशन। मतलब आंगनबाड़ी केंद्र कहीं और हैं और अगर स्कूल कहीं और हैं, तो उनको पास लाना, और वो भी कौन से स्कूल? जो प्रथम ग्रेड से यानी पहली कक्षा से जो शुरू होते हैं। और उद्देश्य क्या है? देखिए एक बच्चा आंगनबाड़ी में है, उसके बाद वो स्कूल में जाता है, तो अगर वो दूर दूर हैं तो ये ट्रांजिशन मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएं और शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। इस हेतु इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्कूलों के साथ कोलोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीव्यू समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आया कि टॉपिक क्यों चर्चा में है। चलिए अब देख लेते हैं एक एक बातें। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, ये दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर जारी किए हैं, और ये दिशा निर्देश हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो विजन है उससे भी अलाइन करते हैं। क्यों दो मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय क्योंकि शिक्षा का मामला कौन देखता है? शिक्षा मंत्रालय। और आंगनबाड़ी किसके तहत आती है? आंगनबाड़ी आती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पता होगा। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या प्रोग्राम क्या था? 1975 में शुरू होता है, जिसमें हम 0 से 6 वर्ष के बच्चे, स्तनपान करने वाली एवं गर्भवती महिलाएं सबकी आवश्यकता पर ध्यान देंगे। ये एक अम्ब्रेला यानी एक बड़े प्रकार का प्रोग्राम था जिसमें और भी बहुत छोटे छोटे उप प्रोग्राम शामिल रहे, है ना। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो किसकी देखरेख में चल रहा था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मैंने क्यों कहा चल रहा था? प्रोग्राम अब भी है लेकिन अब उसे रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो प्रोग्राम अब भी है लेकिन उसे रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। चलिए अब हम फिर से अपने ट्रैक पर आते हैं और देखते हैं कि दिशा निर्देश जारी की गई हैं ताकि आंगनबाड़ियों को स्कूलों के साथ स्थापित किया जा सके। और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन से ये मैच करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है? सीखने के लिए उन्होंने किस संरचना पर बात की है? 5, 3, 3 और 4। अब चलिए बताएंगे 5 क्या है। देखिए 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक जब तक बच्चे की आयु हो, इन 5 वर्ष हैं, 3 से 8 तक की आयु में 5 वर्ष हैं। 5 वर्षों के पहले 3 वर्ष किसके होंगे? प्री स्कूल के, और फिर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, पहली और दूसरी कक्षा, यानी 2 साल, ये टोटल हो गए 5 साल। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है कि पहले 5 साल
बच्चों की पोषण और खेलकर सीखने की क्षमता संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हो गया बच्चा आपका 3 से लेकर 8 वर्ष। अच्छा, अब दूसरा है 8 से 11, यानी अगला 5 के बाद दूसरा क्या है 3। इसमें कौन कौन सी कक्षाएं आएंगी? तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। इसमें हम ध्यान देंगे कि बच्चा थोड़ा लैंग्वेज स्किल, भाषागत कौशल को सीखे और थोड़ा नंबर्स के बारे में सीखे। तो ये है 5, पहला 5 था प्री स्कूल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, उसके बाद 3 जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा शामिल होगी। अच्छा, इसके बाद अगला 3 जो 11 से 14 की बात करता है, यानी इसमें 6th, 7th और 8th क्लास को शामिल किया जाएगा। अब हम बच्चों को थोड़ा सा विषयगत अध्ययन की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद है 4, यानी 14 से 18 साल, जिसे हम सेकेंडरी लेवल के नाम से भी जानते हैं। इसमें 9, 10th से लेकर 11, 12th तक को शामिल किया जाएगा। यहाँ हम बच्चों को थोड़ा स्पेशलाइज्ड तरह का ज्ञान देंगे और साथ ही उन्हें चयन का अधिकार भी देंगे कि आप अपने अनुसार जिस स्ट्रीम को आप चाहो अपने लिए चुन सकते हो। तो आप देखोगे कि जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन व्यवस्था को लेकर जिस स्ट्रक्चर की बात की गई है, उस स्ट्रक्चर में हमने प्री स्कूल को इंक्लूड किया है। और प्री स्कूलिंग के मामले में आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंगनबाड़ी और स्कूल की अगर को लोकेशन हो तो इससे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण जो है हमें योगदान प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान रहे स्ट्रक्चर क्या है, 5, 3, 3 और 4, जो इजीली आपको यहां पर क्लियर कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब उद्देश्य मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों से कक्षा 1 स्कूल तक की तैयारी आसानी से हो जाए। बगल में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल शुरू हो रहा है, बच्चों को ज्यादा ट्रांजिशन में दिक्कत ना हो। अच्छा, अगर स्कूल और आंगनबाड़ी साथ साथ हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है ना। प्रिपेयर्डनेस जो है स्कूल्स की पहले से ही और बेहतर हो सकती है, और साथ ही शिक्षा और पोषण दोनों की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है। और इससे अनुमान है कि जो लर्निंग आउटकम है या बच्चों के जो सीखने संबंधी परिणाम है वो बेहतर होंगे। तो इसीलिए हम को लोकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें अभी क्या है, क्या अभी कुछ ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड 1 से शुरू होने वाले स्कूल और जो आंगनबाड़ी है वो आसपास है? तो चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है भारत में, और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में से आप देखोगे 2.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो 9.16 लाख स्कूलों के साथ स्थित हैं, जहां कक्षा 1 या ग्रेड 1 से शुरुआत हो रही है। तो मतलब आप मोटा मोटा इस तथ्य को ऐसे रिटेन कर सकते हैं कि 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में से लगभग 2.9 लाख अभी भी कुछ स्कूलों के साथ को लोकेशन या साथ स्थिति जो है उसका लाभ ले रहे हैं। अब सिफारिशें क्या है, देखिए सिफारिश क्या की गई है कि पहले हम दूरी पर ध्यान देंगे। शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी के साथ स्कूल स्थापित करने के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्राथमिकता किसको दी जाएगी? ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल के साथ स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाएगी जहां सुभेद्य समूहों के बच्चे पढ़ते हैं ना, जनजातीय क्षेत्र, कमजोर वर्ग। साथ ही ऐसी आंगनबाड़ी जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता बहुत ही खराब है, या ऐसी आंगनबाड़ी जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि उनको पहले स्कूल्स के साथ स्थापित करो। साथ ही अगर हम स्कूल्स की बात की जाए तो सह स्थापना में उन स्कूल्स को हम प्रायोरिटी देंगे जिनमें कक्षा 1 से शुरुआत हो रही है लेकिन बाल वाटिका या प्री प्राइमरी कक्षा नहीं है। देखिए जहां प्री प्राइमरी है उन स्कूल्स में तो बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़कर सीधा क्लास 1, 2 आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहां प्री प्राइमरी या बाल वाटिका नहीं है वहां पर इस बात को विशेष वरीयता दी जाएगी कि आंगनबाड़ी स्कूलों के साथ स्थापित हो, और स्कूलों के साथ स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में उनका अलग से एंट्री और एग्जिट डोर होगा। तो मोटा मोटा क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए दूरी है 500 मीटर, ग्रामीण के लिए है 1 किलोमीटर। साथ ही
जहां सुभेद्य वर्ग हैं उन आंगनबाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उन आंगनबाड़ियों को प्राथमिकता से हम स्कूल के पास स्थापित करेंगे। अच्छा, स्कूल्स में किन स्कूल्स को प्राथमिकता देंगे? वो स्कूल्स जिनमें प्री स्कूल की व्यवस्था या बाल वाटिका की व्यवस्था नहीं है। तो मोटा मोटा दिशा निर्देश इस दिशा में झुके हुए हैं। बाकी क्या कुछ अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जुड़ा हुआ है 0 से 8 साल तक के बच्चे के लिए। उसे हम पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो अवसर देते हैं वो सब किसके तहत आते हैं? अर्ली केयर, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत। तो इसको लेकर कुछ और भी इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले बताया था मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी स्कीम थी 2021 के आसपास, हम इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर करते हैं और ये नया नाम देते हैं। एक एलिमेंट था इसमें ये, ठीक है। इसमें हम पूरक पोषण को, है ना, साथ ही प्री स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, इन सब को हमने किसमें शामिल किया हुआ था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। उसी को रिस्ट्रक्चर किया गया जिसका एक घटक है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। इसमें अडोलसेंट गर्ल्स की केयर को लेकर भी कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान हैं। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी, यानी एक स्कीम जिसके तहत बहुत सारी और सब स्कीम्स आती हैं। तो इस प्रकार का एक इनिशिएटिव है जो हमारे यहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी अब हमने किसकी? प्री स्कूल की सुविधा देनी शुरू कर दी है। तो समग्र शिक्षा के लिए निर्मित फ्रेमवर्क में स्कूल में प्री स्कूल कक्षाओं को जोड़ने और स्कूल परिषद के भीतर आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने या सह स्थिति जो है उस पर ध्यान देने की कोशिश भी की है। तो हम प्री स्कूल को अब बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही जो हमारी पुरानी स्कीम्स हैं उनको आज की आवश्यकताओं के अनुरूप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और साथ ही अब हमने ये कोशिश भी की है कि आंगनबाड़ी केंद्र और ग्रेड 1 से शुरू होने वाली जो स्कूल्स हैं वो को लोकेशन यानी आसपास हो, जिससे कि बच्चों के आंगनवाड़ी से स्कूल की तरफ ट्रांजिशन को आसान बनाया जा सके, पोषण और स्वास्थ्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके और जो लर्निंग आउटकम है उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो ये था आंगनबाड़ी केंद्रों की स्कूलों के साथ सहस्थिति या को लोकेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल। अब विचार कीजिए, ये प्रमुख देखिए स्कीम है, प्रीलिम्स में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी इनिशिएटिव जो है वो आपसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर पूछ दिया जाएगा। अगर बात की जाए मेंस की, तो ये स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 जिसमें हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं वहां से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। साथ ही जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में जो हमारे वनरेबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी एक यूनिट है, तो वहां से या इस यूनिट से इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा तीसरा न्यूज आर्टिकल। इस न्यूज आर्टिकल में जो बात कर रहा है पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 की, सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि आखिर पर्यावरणीय ऑडिट होता क्या है। देखिए, सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के नियम, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि आपने अलग अलग प्रकार के नियम या कानून पढ़े होंगे। जैसे अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर हमारे नियम है, ग्रीन क्रेडिट को लेकर कार्यक्रम है। इस प्रकार के जो सरकार के रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस हैं जिनका अनुपालन करना पर्यावरणीय हितों के लिए जरूरी है। क्या संस्थाओं के द्वारा, कंपनी के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा इन रेगुलेशंस का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस बात को जानने के लिए जो हमने नियम बनाए उन नियमों को हमने नाम दिया पर्यावरणीय ऑडिट नियम। या इस उद्देश्य हेतु जो ऑडिट होता है उसे हम पर्यावरणीय ऑडिट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा, अपशिष्ट प्रबंधन नियम तो सभी ने पढ़ा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? आप देखोगे कि निजी व्यक्ति या इकाइयों के द्वारा पर्यावरणीय हितैषी कार्य किए जाते हैं। जैसे प्रदूषण को कम करने से जुड़ा हुआ कोई इनिशिएटिव, वृक्ष लगाने से जुड़ा हुआ कोई इनिशिएटिव। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने क्या किया है उसे
दर्ज करवाते हैं। इसके बाद इन्होंने जो कहा है, क्लेम किया है, वो सही है या नहीं, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है और इसके बाद इन्हें मिलता है ग्रीन क्रेडिट, जिसे वो डोमेस्टिक बाजार में बेचकर आप देखोगे कि उसके बदले में धनराशि जुटा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी मामले हैं, वास्तव में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं, कोई भी अगर ग्रीन क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो उसका क्लेम सही है या नहीं, इन सब को देखने का काम करता है एनवायरमेंटल ऑडिट। अब इसी एनवायरमेंटल ऑडिट से जुड़े हुए कुछ नियम 2025 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जिनका नाम है पर्यावरण ऑडिट नियम 2025। ये जो नए नियम है, ये पर्यावरणीय ऑडिट के लिए एक फॉर्मल ढांचा प्रदान करेंगे ताकि संपूर्ण देश में पर्यावरणीय नियमों का जो अनुपालन है उसकी स्थिति की बेहतर ढंग से निगरानी हो सके और साथ ही बिजनेसेस भी अपना काम आसानी से कर पाएं, कोई व्यवधान ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनी रहे। इससे प्रेरित होकर पर्यावरण ऑडिट नियम जारी किए गए हैं और इस टॉपिक को हम कहां से लिंक कर सकते हैं? जीएस पेपर 3, जहां संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन, ये यूनिट दी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पर्यावरण ऑडिट नियम वैसे जारी क्यों किए गए। ये तो हमें समझ में आया कि ताकि देश भर में पर्यावरणीय नियमों का अच्छे से अनुपालन हो पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। साथ ही ये भी देखा गया कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारे यहाँ ऑडिट की व्यवस्था है, उस हेतु जितने हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए उतने रिसोर्स नहीं है। अगर आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा है, या इसके अलावा भी लोगों की कमी है, जिसके चलते आप देखोगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या अन्य प्रकार की परियोजनाएं हैं, उनका एनवायरमेंटल ऑडिट सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमियों का सामना हम कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखकर हम लेकर आए पर्यावरणीय ऑडिट नियम 2025। अब ये इस कमी को, या जो रिसोर्स क्रंच है या ह्यूमन रिसोर्स क्रंच है, इस कमी को ये नए नियम कैसे दूर करते हैं? ये नए नियम कहते हैं कि सबसे पहले तो हम एनवायरमेंटल ऑडिट जो है नामित एजेंसी या डेजिग्नेटेड एजेंसी की व्यवस्था करेंगे। ये एजेंसी रहेगी जो पर्यावरणीय ऑडिटर्स रहेंगे, उनका प्रमाणन, पंजीकरण, निगरानी और प्रशिक्षण का कार्य देखेंगे और इस एजेंसी के द्वारा ऑडिटर्स का पंजीकृत किया जाएगा। उन ऑडिटर्स को हम कहेंगे पंजीकृत पर्यावरणीय ऑडिटर्स। अब ये जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स हैं, ये आगे पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसका ऑडिट कर पाएंगे। और जब इस प्रकार के नए रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स सरकार को मिल जाएंगे, तो जो रिसोर्स क्रंच था, जिसके चलते बहुत सारी परियोजनाओं का एनवायरमेंटल ऑडिट नहीं हो पा रहा था, वो भी आसानी से हो पाएगा। अब इनका प्रमाणन किसे किसे हम ये सर्टिफिकेट देंगे या रजिस्टर करेंगे, तो सबसे पहले तो उनकी योग्यता को देखेंगे, उनके अनुभव की जांच के लिए जो है परीक्षा इत्यादि भी की जा सकती है और इसमें जो सफल रहता है उसे रजिस्टर किया जाएगा पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी के द्वारा। और इनको कौन कौन से मामले मिलेंगे? देखिए, मामले जो है आप देखोगे कैसे एकदम रैंडम तरीके से इन्हें मामले दिए जाएंगे देखने के लिए, ताकि निष्पक्षता भी बनी रहे। और इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? ये जो भी अनुपालन मूल्यांकन के लिए आवश्यकताएं हैं, नमूना संग्रह करना है, मुआवजा गणना, ग्रीन क्रेडिट नियमों का भी मैंने बताया था क्या है, सत्यापन करना, अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के तहत ऑडिट या अन्य वन एवं पर्यावरण संबंधी कानूनों के लिए जहां जहां ऑडिट की आवश्यकता है, उस प्रकार की आवश्यकताओं को ये पूरा करेंगे। यानी अब हमारे यहाँ जो पर्यावरणीय ऑडिट की व्यवस्था है वो 2 स्तरीय हो जाएंगी। ऑलरेडी जो सरकारी विनियामकीय संस्थाएं हैं, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जो है क्षेत्रीय कार्यालय, ये तो काम करते ही करते रहेंगे। साथ ही एक दूसरी लेयर हमने और जोड़ दी, और ये दूसरी लेयर क्या है? पर्यावरणीय ऑडिटर्स की व्यवस्था, जिसकी हमें अभी बात की है ना, कि जो एक संस्था के तहत रजिस्टर्ड रहेंगे, परीक्षा, अनुभव इत्यादि के आधार पर उन्हें रजिस्टर किया जाएगा। अब ये जो पर्यावरण ऑडिट नियम जारी किए गए हैं, इनकी पूरी देखरेख का काम कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट
चेंज, निगरानी करेगा और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करेगा। अच्छा, मंत्रालय के तहत भी स्पेसिफिकली है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो अतिरिक्त सचिव हैं उनके नेतृत्व में एक संचालन समिति प्रगति की निगरानी करेगी और सुधारों का सुझाव देगी। तो मंत्रालय और मंत्रालय के तहत भी एक समिति जो इन दिशा निर्देशों की देखरेख करेगी और सिफारिशें करेगी। अच्छा, निरीक्षण सत्यापन की भूमिका में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या रीजनल जो ऑफिस थे उनका जो कार्य था वो अपना जारी रखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो सहायता कर रहे थे वो सहायता भी वो जारी रखेंगे। यानी मोटा मोटा संक्षिप्त में पर्यावरणीय ऑडिट नियम जारी किए गए जिसमें नए प्रकार के ऑडिटर्स की व्यवस्था की है। कैसे व्यवस्था की है? हम एक एजेंसी बनाएंगे, पर्यावरणीय ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। ये एजेंसी कुछ ऑडिटर्स को रजिस्टर करेगी, इनकी पूरी व्यवस्था को देखेगी और इन रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट ऑडिटर्स को प्रोजेक्ट्स में जहां आवश्यकता है सरकार ऑडिट करने का कार्य दे देगी, ताकि सरकार के जो व्यवस्था है उसमें अभी ऑडिटर्स की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके और पर्यावरणीय मामलों को जल्दी से जल्दी ऑडिट किया जा सके। तो ये है पूरा न्यूज आर्टिकल। ये जो नियम है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और कई बार यूपीएससी इस प्रकार के नियमों पर एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली जीएस पेपर 3 में गवर्नमेंट इनिशिएटिव नए डेवलपमेंट पर आधारित प्रश्न पूछती है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए दादा भाई नारोजी की। क्यों? क्योंकि इनकी 200वीं जयंती बनाई गई, इसलिए दादा भाई नारोजी चर्चा में है। ये दादा भाई नारोजी की अगर हम बात करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहां से रिलेट करता है? जीएस पेपर 1 जो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी बात करता है। दादा भाई नारोजी की अगर संक्षिप्त में चर्चा की जाए तो वो पारसी विद्वान, व्यापारी और राजनीतिक रहे। उनको 2 संज्ञाएं दी जाती हैं। पहली संज्ञा क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और दूसरा ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो चलिए ठीक है, समझ में आता है। ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें शामिल होते और शामिल होकर ब्रिटेन के लोगों के सामने भारत की दुर्दशा का चित्रण देने में ये सफल हो पाते हैं। ये बता पाते हैं कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और वेल्थ का ड्रेन किया जा रहा है। इनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी ये अत्यधिक प्रसिद्ध रहती है। तो ये ब्रिटेन के लोगों के सामने भारतीय हितों के जो है पक्षकार बन पाते हैं, इसलिए इन्हें ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी इनका योगदान रहा, संस्थापक सदस्य थे और 3 बार 1886, 93 और 1906 यानी 1906, 1893 और 1886 ये 3 वर्ष रहे जिसमें ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। अगर इनके और योगदान की बात की जाए तो सामाजिक सुधार के मामलों में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। 1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है और इस संस्था के द्वारा या इस सोसाइटी के द्वारा बालिकाओं के लिए 6 स्कूल की स्थापना की जाती है। इतना ही नहीं, ये सुधारवादी विचारों से प्रेरित थे, इसलिए इनके द्वारा राष्ट्र गोफ्तार समाचार पत्र की शुरुआत की जाती है। ये एंग्लो गुजराती प्रकार का न्यूज़पेपर था। इंग्लिश में राष्ट्र गोफ्तार को अगर मैं बताना चाहूं तो द ट्रुथ टेलर ये समाचार पत्र, और इसी के साथ साथ रहनुमाई मजादायासन सभा, ये जो सभा या ये न्यूज़पेपर रहे, ये दोनों ही पारसी समाज में सुधार को लेकर प्रेरित थे। इनका कहना था कि पारसी समाज में जो अंधविश्वास है कम होना चाहिए, धर्म की व्याख्या भी तार्किक आधार पर होनी चाहिए और साथ ही बालिका और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। तो सामाजिक सुधार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इनके आर्थिक योगदान की चर्चा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। द थ्योरी ऑफ जो है वेल्थ ड्रेन या धर्म के बहिर्निर्गमन का सिद्धांत, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश विभिन्न तरीकों से भारतीयों से भारत का धन छीन रहे हैं। सबसे पहले तो वो कर लगा रहे हैं,
ब्रिटिश जो कर्मचारी हैं उनको वो भारत से जो धन संपदा सृजित हो रही है उससे वेतन या पेंशन का भुगतान कर रहे हैं। भारत का धन रेमिटेंस के रूप में भी बाहर जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का जो कच्चा माल है उसे कोड़ियों के दाम ब्रिटेन में भेजा जाता है और वहां से तैयार माल को महंगे दामों में यहाँ बेचा जा रहा है। यानी हर प्रकार से भारत की जो संपदा है उसका दोहन हो रहा है। और इनकी ये थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन कौन सी पुस्तक में आती है? पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये एक इनकी प्रमुख बुक थी जिसमें धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी इनकी एक प्रसिद्ध बुक या साहित्यिक कृति रही है। तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, साथ ही औपनिवेशिक जो सरकार थी उनके शोषण का उजागर करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसे मंचों के माध्यम से भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों का जो है पर्दाफाश किया। इनका राजनीतिक योगदान भी रहा। अगर बात की जाए तो इनकी नीति किस प्रकार की थी ब्रिटिश शासन को लेकर, तो ये याचिका, प्रार्थना और विरोध जैसे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इनकी बात माने। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनते हैं। 1992 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के लिए इन्हें चुना जाता है। स्वराज की अवधारणा की वकालत भी ये करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में स्वराज को एक ठोस राजनीतिक लक्ष्य इनके द्वारा घोषित किया गया। और इनका सिर्फ स्वयं का योगदान ही नहीं रहा बल्कि इसके बाद भी अनेक ऐसे हमारे जो है प्रमुख व्यक्ति रहे जिनका मार्गदर्शन भी इनके द्वारा किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक इनसे प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जैसे जो है कांग्रेसी नेताओं को सलाह देना या उनके अग्रणी के रूप में भूमिका निभाना भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर योगदान देखने को मिलता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा किस किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई, न्यूज़पेपर या किसी सोसाइटी की स्थापना की गई तो वो क्या थी, किस किस प्रकार के सुधारों के बारे में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बात की गई, साथ ही इनका अगर कोई साहित्यिक कृति है तो वो क्या है। बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल ही इनका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन किया जाता है उसके कृत्यों या उसके कार्यों के द्वारा। तो ये आर्टिकल दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देता है कि अगर मुख्य परीक्षा में भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर हम दे पाए। तो ये थे आज के प्रमुख आर्टिकल्स या प्रमुख खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में सबसे पहली जो संक्षिप्त सुर्खी है वो बात कर रही है इक्विटी डेरिवेटिव्स। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशन पर निगरानी रखने के लिए एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है और ये नया फ्रेमवर्क प्रभावी होगा 1 अक्टूबर से। क्या प्रभावी होगा? सेबी ने प्रत्येक इकाई के लिए इंडेक्स ऑप्शन में नेट इंट्राडे पोजीशन को 5,000 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के वित्तीय जोखिम को कम करना है। अब चलिए, हमने ये तो पढ़ा कि सेबी के द्वारा एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है और इसी के साथ सेबी के द्वारा नेट इंट्राडे पोजीशन को लेकर 5,000 करोड़ रुपए की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है ताकि जोखिम कम हो। लेकिन इस आर्टिकल में 3-4 की टर्म्स है जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स क्या है? ये एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद होता है। इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, लेकिन इसे हम डेरिवेटिव स्पेसिफिकली क्यों कहते हैं? डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू किसी और असेट से डिराइव
करें उन्हें हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू कहाँ से, अगर इनके बिहाफ में कोई स्टॉक है ना, अंडरलाइंग एसेट एक स्टॉक है, तो स्टॉक से वैल्यू डिराइव कर लेंगे। कोई कमोडिटी है, कोई धातु है, करेंसी है, ये कहीं से भी जिस पर ये आधारित होते हैं उससे अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। और मान लीजिए कोई स्टॉक आधारित डेरिवेटिव है, तो जैसे जैसे स्टॉक या शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू में भी बदलाव आएगा। तो डेरिवेटिव क्या है, जो अपनी वैल्यू कहीं से डिराइव करें। अब इक्विटी डेरिवेटिव क्या है, वो स्पेसिफिकली उस प्रकार के डेरिवेटिव जिनका मूल्य किससे जुड़ा हो, इक्विटी से जुड़ा हो, या अंडरलाइन असेट क्या हो, इक्विटी या स्टॉक या शेयर हो। इस प्रकार के डेरिवेटिव्स को हम इक्विटी डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें एक टर्म है नेट इंट्राडे पोजीशन। इंट्राडे मतलब सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री जब एक ही दिन में संपादित हो जाए तो इसे नेट इंट्राडे पोजीशन के नाम से हम जानते हैं। अब फ्यूचर और ऑप्शन क्या है, फ्यूचर किसे कहा जाता है, देखिए जब खरीदार और विक्रेता के बीच इस प्रकार का एग्रीमेंट हो कि भविष्य में इस मूल्य पर, इस निर्धारित तिथि पर मैं अपनी ये असेट या डेरिवेटिव आपको दे दूंगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर। ऑप्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्टॉक, कोई भी असेट खरीदने का जो है अधिकार तो है कि मैं चाहूं तो भविष्य में से खरीद सकती हूँ, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं चाहूं तो ना भी खरीदूं। मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस राइट को एक्सरसाइज करूंगी या नहीं करूंगी। तो संक्षिप्त सुर्खी में है, इतनी ही संक्षिप्त में जानकारी दी जा सकती है। आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या अंतर है। इस अंतर को क्लियरली 2-3 पॉइंट्स में आपको लिखकर भेजना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना, और जो है नेट इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन, ये सारे की कंसेप्ट ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इकोनॉमी से जो है प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगला आर्टिकल बड़ा ही सरल है जो जुड़ा हुआ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन किसके खिलाफ चलाया गया, नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान, और किस क्षेत्र में चलाया गया, अंडरलाइन करेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कुर्रेगुट्टा पहाड़ी पर यह चलाया गया है। तो पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है तो फटाफट बता देंगे, नक्सलियों के खिलाफ एक प्रकार का ऑपरेशन है। क्या इस प्रकार के पहले भी कुछ ऑपरेशन या मिशन चलाए गए हैं, तो बिल्कुल मिशन संकल्प, ये भी छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में शुरू किया गया था। यह पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों में चलाया गया था। तो ये सारे ही ऑपरेशन नक्सलियों से जुड़े हुए या नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी हो जाता है। अब बात की जाए भारतीय शीशम की, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक अध्ययन आया जिसमें बताया गया है कि दक्षिणी भारत में शीशम के वृक्षों का सबसे घनत्व जो है कम, वो कहाँ है, डेंसिटी सबसे कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो शीशम चर्चा में आ गया। शीशम क्या है, एकल तने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है ना। उसकी जो कैनोपी है वो गुंबदाकार की बनती है, हरे भरे पत्ते होते हैं, और अगर यही शीशम आर्द्र इलाके में हो तो इसके पत्ते नहीं गिरते। अब शीशम का वृक्ष, अगर नॉर्थ इंडिया के आप स्टूडेंट हैं तो उम्मीद करती हूँ कि देखा होगा, तो छाल पतली धूसर ग्रे रंग की होती है और अनियमित रूप से इसमें छोटी छोटी दरारें होती हैं। साथ ही इसके लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी, तो लेटराइट, जलोढ़, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये नेटिव कहाँ कहाँ का है, भारत और इंडोनेशिया का। लेकिन इसके अलावा केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम में भी उगाए जाते हैं। तो कभी पूछे कि शीशम का वृक्ष केवल भारत या केवल इंडोनेशिया में मिलता है, तो उत्तर है नहीं, यहाँ के नेटिव है, लेकिन अन्य राष्ट्रों में भी इसे उगाया जाता है। देखिए इसका उपयोग क्या है, शीशम के वृक्ष में मधुमक्खी पालन हो पाता है, शीशम से इमारती लकड़ियां मिलती हैं, और दस्त, कृमि, अपच और कुछ कुष्ठ रोगों की दवाइयां बनाने में भी शीशम का वृक्ष योगदान देता है। तो मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, फर्नीचर या इमारती लकड़ियां हमें यहाँ से मिलती हैं, और साथ ही मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर आप ध्यान देंगे।
कॉफी चर्चा में क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में कॉफी उत्पादन क्षेत्र लंबे समय तक बारिश और ठंड के प्रभाव में रहा, जिसके चलते कॉफी बागानों को नुकसान हो गया है। और अगर कर्नाटक में ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत में कुल जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसका 70% कर्नाटक में होता है। भारत में कॉफी खेती की शुरुआत बाबा बदून ने 17वीं शताब्दी में चिकमंगलूर या कर्नाटक में की थी। इस खेती के लिए दशाएं क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, 15 से 28 डिग्री के बीच का तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा, जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए और छायादार क्षेत्र होना चाहिए। और आपको पता है कॉफी और चाय की अधिकांश खेती जो सीढ़ी नुमा या ढलान वाले क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक नहीं है, है ना, ये गलतफहमी नहीं पानी। हम 7वें स्थान पर आते हैं। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? ब्राजील है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा दोनों प्रकार की कॉफी का उत्पादन और निर्यात किया जाता है। और प्रमुखतः देखिए कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक, इसके अलावा नीलगिरी क्षेत्र जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल हैं, यहाँ पर भी कॉफी का उत्पादन होता है। और साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कॉफी का उत्पादन होता है। तो उत्पादन एरिया क्या है, जलवायु दशाएं क्या है, ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन, खगोलविद जो है उनको इस बात का प्रमाण मिला है कि इंटरस्टेलर जो डस्ट ग्रेन है आकाश गंगा में चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। अब ये इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन क्या है? लाल दानव जैसे तारों की ठंडी बाहरी परतों में इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन बनती है। और इसकी जो प्रमुख भूमिका है वो किसमें है? तारा निर्माण में है। ये जो डस्ट ग्रेन है ना, डस्ट गैस के बादलों को ठंडा करने, है ना, ये इंटरस्टेलर जो डस्ट है वो गैस के बादलों को ठंडा करने, उन्हें घना बना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सिकुड़ कर नए तारों का रूप ले लेती है। तो इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन कहाँ से उत्पादित होती है, क्या भूमिका है? बाकी जो है विकिरण दबाव, तारकीय पवन, तारकीय विस्फोटों से ये अंतरिक्ष में निर्मुक्त होती है। और इसमें जो है कणों में हम देखते हैं एफॉर्म जो है सिलिकेट और कार्बन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। ये अत्यधिक देखिए तथ्यात्मक प्रकार की जानकारी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आप ये समझ सकते हैं कि इंटरस्टेलर डस्ट क्या है ना, कैसे उत्पादित होती है और क्या योगदान है। गिद्ध, वल्चर, असम में या असम के एक फाउंडेशन ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण डिजिटल जो है या एक प्रकार का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गिद्ध भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या गिद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मृत जानवरों का भक्षण करके पर्यावरण को क्लीन करने का काम करते हैं। भारत में गिद्धों की अत्यधिक विविधता है। 9 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं, जिसमें स्लेंडर बिल्ड वल्चर, व्हाइट रफ्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इंडियन वल्चर, है ना, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर इत्यादि शामिल हैं। गिद्धों के समक्ष भारत में खतरा रहा और प्रमुख खतरा रहा डिक्लोफेनाक नामक एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से। इस ड्रग का इस्तेमाल पशु चिकित्सा हेतु किया जाता है। पशुओं में जो है उनके इलाज के लिए या दर्द निवारण के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस ड्रग का इस्तेमाल कर चुके पशुओं का भक्षण गिद्ध के द्वारा किया जाता है तो गिद्ध भी जो है प्रभावित होते हैं। इस कारण से भारत में बहुत सारे गिद्धों की मृत्यु होती है, जिसके बाद डिक्लोफेनाक को पशु चिकित्सा हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके अलावा गिद्धों के पर्यावास को भी नुकसान हो रहा है। बिजली के तारों से झटका, भोजन की कमी, इंसानी गतिविधियां, ये सारे कारण हैं जो भारत में गिद्ध की जो है जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। संरक्षण हेतु पहल क्या है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र असम में पिंजौर में स्थापित किए गए। गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 तक, ये सारे इनिशिएटिव हैं जो प्रारंभिक परीक्षा से के दृष्टिकोण से जरूरी हैं और गिद्ध संरक्षण से जुड़े हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, भूटान
के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की। नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कहाँ स्थित है? बिहार के राजगीर में। प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें से एक कौन था? नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपने तक्षशिला, विक्रमशिला का नाम सुना होगा। इसकी प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जो पढ़ने के साथ साथ आवास की सुविधा भी देता था, और साथ ही इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। कुमार गुप्त इसकी स्थापना करते हैं। राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों सहित कई ऐसे शासक रहे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। बहुत सारे देशों के विद्वान रहे जो यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है हेनसांग का। ये नालंदा की वास्तुकला, परिवेश और परंपराओं को जो है इन्होंने दर्ज किया। पतन कब होता है? पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म धीरे धीरे तांत्रिक परंपरा की ओर बढ़ता चला जाता है, और इसी से क्या नालंदा विश्वविद्यालय का पतन भी जुड़ जाता है, और अंत में 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा स्थापना होती, किसके द्वारा संरक्षण, किसने नष्ट किया, कौन से महान विद्वान रहे जो इससे जुड़े हुए हैं, और इसके बारे में विशेष बातें क्या है, ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। प्लेस इन न्यूज की बात की जाए तो जर्मनी वो स्थान है जो चर्चा में रहा जिसकी राजधानी है बर्लिन। कारण क्या है? प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसके चलते जर्मनी चर्चा में आया। जर्मनी यूरोप के बड़े देशों में से एक है। आप देखिए, यहाँ डेनमार्क है, यहाँ पोलैंड है, यहाँ पर चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो जर्मनी के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अगर जल निकायों की बात की जाए तो इधर बाल्टिक सी और इधर उत्तरी सागर या नॉर्थ सागर है जो जर्मनी के साथ सीमा साझा करते हैं, और उत्तरी सागर साथ ही बाल्टिक सागर, इनको किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो उस नहर का नाम है कील नहर। विशेषताएं क्या है? आप ये देखिए भौगोलिक मैप, यहाँ पर आपको जो है राइन नदी देखने को मिलेगी, डैन्यूब नदी देखने को मिलेगी। तो राइन सबसे लंबी, और इसके अलावा एल्बे और डैन्यूब नदी भी है। जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ पर शीतोष्ण, हल्की सर्दियां और गर्म ग्रीष्मकाल, और लगभग वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है। आल्प्स और बवेरियन हाईलैंड्स है जो यहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेक कॉन्स्टेंस, ये ताजा जल की यहाँ पर सबसे बड़ी झील है। तो जर्मनी की भौगोलिक विशेषताएं किसके साथ? राजनीतिक सीमा ये साझा करते हैं, जल निकाय आसपास कौन से हैं, ये सारी चीजें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी आज की संक्षिप्त सुर्खियां जिन्हें हमने तेजी से कवर करने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न, पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 से जुड़ा हुआ है। कुछ कथन हैं, उन पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है? निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत पर्यावरणीय ऑडिटर्स की नियुक्ति यादृच्छिक या रैंडम तरीके से की जाती। क्या ये सही है? हमने पढ़ा था। ये नियम अनुपालन सत्यापन में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देंगे, ऐसा हमने कहा था। या हमने क्या कहा था? 2 स्तरीय संरचना है जिसमें एक तरफ सरकारी विनियामक और दूसरा पर्यावरणीय ऑडिटर, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो तीनों कथन को पढ़िए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर क्या होगा। कॉफी की शुरुआत फ्रांसीसी व्यापारी, पुर्तगाल से मिशनरी बाबा बुदन, डच वॉसी। तो ये भी हमने पढ़ा था, बड़ा सरल सा प्रश्न है। इक्विटी डेरिवेटिव्स के संदर्भ में कुछ कथन है। इनका मूल्य इक्विटी शेयर या सूचकांकों से प्राप्त होता है। फ्यूचर और ऑप्शन सबसे अधिक कारोबार किए जाने वाले इक्विटी डेरिवेटिव उत्पाद हैं। सेबी ने इंडेक्स ऑप्शन में प्रति इकाई नेट इंट्राडे पोजीशन की सीमा 5,000 करोड़ रुपए रखी है या 10,000 करोड़। अगला प्रश्न भारतीय शीशम के बारे में है।
यह भारत और इंडोनेशिया की स्थानिक प्रजाति है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में सीसम का घनत्व सबसे कम है और इसके लिए वर्षा की आवश्यकता क्या है, इससे जुड़ा हुआ आंकड़ा भी दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। अशोक, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, किसके द्वारा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? बाघ संरक्षण से, सीमा पर बाड़ लगाना, नक्सल विरोधी अभियान या हिंद महासागर में पायरेसी विरोधी अभियान? तो ये प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख भेजना है। एक और सुझाव देखिए, कौन सा टॉपिक सिलेबस की किस यूनिट से जुड़ा हुआ है, ये एक्सरसाइज अगर आप अपने लेवल पर करेंगे, मैं क्यों कह रही हूं अपने लेवल पर, ठीक है, यहां पर तो आपको बता ही दिया गया है, अपने लेवल पर करेंगे, इसका अपना महत्व है। कुछ दिनों में पूरा सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पर होगा और जैसे ही आप किसी न्यूज आर्टिकल को देखेंगे तुरंत आपका मस्तिष्क कनेक्ट कर लेगा कि ये किस पेपर के, किस सब्जेक्ट के, किस यूनिट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और जब आप ऐसा करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आप अधिक बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही जब भी कोई टॉपिक देखें उससे जुड़े हुए PYQ या किस प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इस पर भी विचार जरूर करना है। इसी के साथ आज के न्यूज टुडे के इस अंक को मैं विराम देती हूं। आप सभी का धन्यवाद।